दोस्तों नमस्कार। क्या फर्क पड़ता है अगर इस देश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है? क्या फर्क पड़ता है इस देश के भीतर लाखों करोड़ों छोटे बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई? फर्क पड़ता क्या है अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में जा रहा है? तो फर्क पड़ेगा क्या जो आने वाले वक्त में सर्विस सेक्टर भी डगमगा जाएगा? क्योंकि इस देश के भीतर उद्योग हो या ट्रेडर हो, संकट सबके सामने है। और इस देश से जुड़ा हर वो मुद्दा, वो किसानों से जुड़ा हो, छात्र युवाओं से जुड़ा हो, या फिर इस देश के भीतर गरीबी और असमानता से जुड़ा हो, या फिर कॉरपोरेट को मिलने वाली राहत और इस देश में मिडिल क्लास पर पड़ने वाला टैक्स का बोझ, फर्क पड़ता क्या है? हर चुनाव में जीत तय है और यह एक ऐसा फार्मूला है जिसके बाद इस देश का कोई मुद्दा मायने रखता ही नहीं है। अगर आज की तारीख में हम आपसे बात करते हुए यह शुरू में बतला दें कि इस देश के भीतर में जब 2014 में मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उस वक्त इस देश में जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई थी तकरीबन 2 करोड़ थी, जो आज की तारीख में घटते घटते 1.5 करोड़ के करीब आकर खड़ी हो चली है। जो ट्रेड था वो तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख लोगों से जुड़ा हुआ था, जो घटते घटते 2 करोड़ 15 लाख पर आकर खड़ा हो गया। जो सर्विस सेक्टर है उसमें बढ़ोतरी जरूर हुई, 2 करोड़ 6 लाख से बढ़कर वह 2 करोड़ लगभग 46 लाख तक पहुंच गया। लेकिन अब चोट सर्विस सेक्टर पर भी होनी है। लेकिन ऐसे बहुत से आंकड़े जो एनएसएसओ के हैं, जो असंगठित उद्योगों के नेशनल सर्वे से जुड़े हुए हैं, इन तमाम चीजों को हाथ में पकड़ते हुए डॉक्यूमेंट के साथ सरकारी दस्तावेजों के आश्रय कोई भी यह सवाल कर सकता है, इसका मतलब होगा क्या? अगर चुनाव दर चुनाव जीत मिलती चली जाए बीजेपी को, तो फिर बीजेपी हर जगह सही है। इस देश में एकमात्र नैरेटिव चुनाव जीतने का है और चुनाव जीतने के आश्रय जो नैरेटिव बनता है वह उस नैरेटिव को पूरे तरीके से धो डालता है। जहां यह सवाल है कि आखिर जनता इसके बावजूद भी बीजेपी से कैसे जुड़ी है? जो जादू मोदी और शाह का चल रहा है वो कैसे चल रहा है? बीजेपी के भीतर से कोई आवाज आती है लेकिन झटके में गायब हो जाती है। विपक्ष एकजुट होता है लेकिन राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और क्षत्रिय पार्टियों की जो पूरी कतार है छत्रपों की, उनके सामने अपने संगठन, अपनी पार्टी और अपने राज्य से जुड़े मुद्दों के साथ लोगों से जुड़ने की एक हकीकत है। अब कोई करेगा क्या? यूं ही एकनाथ शिंदे नहीं बन गया कोई, यूं ही अजीत पवार अपने चचा को छोड़कर अलग खड़े नहीं हो गए, यूं ही इस देश के भीतर में छत्रपों के सामने संकट नहीं है, यूं ही राष्ट्रीय पटल से एक झटके में मायावती गायब नहीं हो गई, यूं ही नीतीश कुमार सिमटते नहीं चले गए। यूं ही कुछ नहीं हो रहा है तो हो क्या रहा है? और शायद इसी का डर इस वक्त दिल्ली को है, मोदी शाह को है, उस राजनीति को साधने वालों को है जो चुनाव दर चुनाव जीत हासिल करते हैं। क्योंकि इस नब्ज पे पहली बार यह कहते हुए उंगली रखी जा रही है कि ऐसा कैसे संभव है कि 2014 के बाद इस देश के पूरे तौर तरीके बदल गए। जो पारंपरिक डेमोक्रेसी थी वह बदल गई, जो चुनाव के भीत के जो प्रोटोकॉल होता था वह भी बदल गया। इलेक्शन कमीशन की भूमिका बिल्कुल अजब नजर आने लगी। पार्लियामेंट के भीतर के सवाल गायब हो गए। पार्लियामेंट के भीतर पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब, वो बैंकों से जुड़ा हो, वह इस देश की बेरोजगारी से जुड़ा हो, इस देश के कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ हो, इस देश के भीतर डिग्रीधारी युवाओं से जुड़ा हुआ हो, हर किसी का जवाब इस देश की जनता से जुड़ा हुआ मिलता ही नहीं है। बावजूद इसके वही जनता वोट कैसे दे देती है? और शायद इसीलिए पहली बार जो तैयारी अब की जा रही है वह एक एक तार को खोलने की है। एक ऐसे तार को खोलने की है जिसके जरिए जो बना हुआ नैरेटिव बीते 10 से 11 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर केंद्रित करके बनाया गया, क्या वो धागा खुल जाएगा? यहां मसला सिर्फ चुनाव आयोग का नहीं है। दरअसल एक पूरी प्रक्रिया को समझते हुए अगर आप बिहार के एसआईआर तक पहुंचेंगे तो हो सकता है आखिरी सवाल का जवाब आपको बिहार में जाकर मिले कि इसके बाद तो कोई रास्ता बचेगा नहीं। इसीलिए
अमेरिका के साथ खटास पड़ते रिश्ते हो, चीन के साथ करीब आने की स्थिति हो, भारत के भीतर में अलग अलग राज्यों से किसानों को क्या नुकसान होने वाला है, जो छोटे और मंझोले इंडस्ट्री हैं जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनके सामने कौन सा संकट आने वाला है, जो अमेरिका की इकोनॉमी या वहां के जरिए मिलने वाले पैसे से स्टार्टअप और एमएसएमई के छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को चला रहे थे, संकट उनके सामने भी है। बावजूद इसके का सवाल का पहला हिस्सा राहुल गांधी ने खोला जरूर, लेकिन एक संकेत की भाषा में। लेकिन आज आपको फैक्ट के साथ हम बताने वाले हैं, उससे पहले इस आवाज को इसलिए सुन लीजिए क्योंकि पहली बार कहा गया, दरअसल हम भी सोचते थे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई सबूत तो मिले, और सबूत अब मिला है, लेकिन पहले सुन लीजिए। Right from 2014, I had a suspicion that there's something wrong, something does not add up. In fact, I'll even go further. I had a suspicion in the Gujarat Assembly elections already. Okay? This ability to win sweeping victories. Congress party doesn't get a single seat in Rajasthan, doesn't get a single seat in Madhya Pradesh, doesn't get a single seat in Gujarat. This was surprising to me. And it went on for some time. There was a conversation, but I could never speak because there was no proof. So whenever we spoke, people said, well, where's the proof? And then something happened in Maharashtra. Lok Sabha, we won the election hands down. And then 4 months later, we didn't just lose, we were obliterated. 3 formidable parties suddenly just evaporated. We found it in Maharashtra. Clearly, 1 crore new voters show up between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Bulk of those votes go to the BJP. यह सवाल है राहुल गांधी का कि 2014 के बाद कैसे संभव है कि इस देश की पूरी चुनावी प्रक्रिया से कांग्रेस गायब हो गई, छत्रपों को कोई पूछने वाला नहीं बचा। यानी एक झटके में इस देश के भीतर व्यापक परिवर्तन, सारी सीटें राजस्थान की बीजेपी जीत जाती है, मध्य प्रदेश की सारी सीटें जीत जाती है, महाराष्ट्र के भीतर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में 4 महीने का अंतर, लेकिन इतना व्यापक परिवर्तन, बिहार के भीतर व्यापक परिवर्तन, छत्तीसगढ़ के भीतर व्यापक परिवर्तन, उड़ीसा के भीतर व्यापक परिवर्तन। यह सारी परिस्थितियों का कच्चा चिट्ठा इन सवालों के भीतर छुपा है। लेकिन अगला सवाल यह है, क्या ऐसा वाकई अब राहुल गांधी समझ चुके हैं कि असल में इस देश के भीतर के मुद्दों को उठाने से कुछ नहीं होगा? But still, we didn't have clear proof. So when I would even mention it to our allies, that look, there is clear cheating that has happened, my allies would say to me, yes, we can see that there is cheating that has happened, but we don't have proof. And now, I say with absolutely no doubt that we have proof. सवाल यह नहीं है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री कह दें। सवाल यह है कि अगर आने वाले वक्त में चुनाव के तौर तरीके ही सत्ता ने अपने अनुकूल कर लिए हैं, तो फिर रास्ता बचता क्या है? और शायद इसीलिए हमें लगता है कि कम से कम आज का नहीं, विधानसभा का नहीं, हम आपको लोकसभा में लिए चलते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 फेजेस में इलेक्शन हुआ था। हर फेज के जरिए परिस्थिति कैसे बदलती चली गई, अगर उस आंकड़े को आप एक क्षण के लिए देख भी लें तो हो सकता है आज उसे याद करते हुए आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। पहले इस चार्ट को देख लीजिए। यह चार्ट हमने शुरू में आपको सिर्फ इसलिए दिखा दिया क्योंकि उसके भीतर लिखे हुए शब्द पहले फेज से लेकर 7वें फेज तक 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसका कच्चा चिट्ठा कर्नाटक के भीतर खोलना तय हुआ है, और कर्नाटक के भीतर भी
जो वोट का परसेंटेज कैसे बढ़ गया और किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ा, इसको लेकर अब सत्ता की निगरानी में क्या विपक्ष तैयार है, राहुल गांधी तैयार हैं? इस चार्ट के भीतर दरअसल लिखा हुआ है कि पहले फेज में जो शाम के 7 बजे बतलाया गया वो 62.87% वोट का था, लेकिन अगले दिन नहीं बल्कि 3 दिनों के बाद बताया गया कि यह 62.87% नहीं 66.14% है। यानी एक झटके में लगभग 54,45,009 वोट बढ़ गए। यह पहले फेज का है। दूसरे फेज में 60.96% शाम के 7 बजे, 4 दिनों के बाद वो 66.71% यानी 91,20,285 वोट बढ़ गए। तीसरे फेज में 8 बजे इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 61.45% वोट पड़े हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद कहा जी नहीं, 65.68% पड़े हैं यानी 72,91,861 वोट बढ़ गए। फोर्थ फेज के भीतर भी 8 बजे बतलाया गया शाम में कि 62.84% वोट है, जो कि 2 दिनों के बाद बढ़कर 62% से 69% पर पहुंच गया और वोट बढ़ा जो 1,94,994,994, 1,11,94,994 ये वोट बढ़ गया। फिफ्थ फेज के भीतर में 7:45 पे बतलाया गया शाम के वक्त इलेक्शन कमीशन के जरिए 57.47% वोट पड़े हैं और उसको बढ़ाया गया लगभग 5%। वह वोट अगले दिन बढ़ा 62.20% हो गया यानी 42,35,904 वोट बढ़ गए। 7:45 सिक्स फेज में भी शाम के समय बताया गया 59.06% वोट पड़ा, उसमें 4% वोट का इजाफा हो गया 2 दिनों के बाद 63.37% और वो वोट थे कुल जो बढ़े हुए 48,01,345। और सेवंथ फेज में रात के 8:45 पे इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी 59.45% और उसके हफ्ते भर बाद बताया 63.88% यानी 64,29,221 वोट बढ़ गए। अगर सबको आप मिला दीजिएगा तो तकरीबन जो वोट परसेंटेज है उसमें 4.72% का इजाफा हो गया। अगर इसको वोट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4,65,46,885 है। यही वो चार्ट है जो हमने आपको शुरू में दिखलाया। एक बार फिर देखिए अब इस चार्ट की तस्वीर तो बहुत साफ बतलाती है कि लगभग 4,65,00,000 वोट बढ़े, लेकिन अगर आप उसको राज्यवार ट्रांसफर कीजिएगा जो अलग अलग रिपोर्टों के जरिए और हमारी टीम ने मशक्कत करके निकाला, वो बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि दरअसल कर्नाटक में जिस बात का इजाफा होने वाला है वह 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जुड़ा है, क्योंकि कर्नाटक के भीतर इस 4,65,00,000 वोट में से 22,33,000 वोट कर्नाटक में बढ़े थे। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, यानी हर सीट पर अगर आप एवरेज के तौर पे ले लीजिए तो तकरीबन 80,000, एक्यूरेट देखिएगा तो 79,743 वोट हर सीट पर बढ़े। अब सवाल यह है जहां वहां परीक्षण किया गया कर्नाटक के भीतर, जैसे बेंगलोर सेंट्रल बीजेपी जीती 32,707 वोट से, हवेरी की सीट बीजेपी जीती 43,513 वोट से, चित्रगुड़ा की सीट बीजेपी जीती 48,121 वोट से, बालाकोट की सीट जीती 68,399 सीट से, बीजापुर की सीट जीती 77,299 और एक जेडीए जीता वहां पर कोलार में 71,388। दरअसल इन सीट का परीक्षण इसलिए क्योंकि विधानसभा के भीतर और लोकसभा के भीतर इन सीटों पर व्यापक अंतर जो बीजेपी जीत नहीं सकती थी वहां पर जीत गई और एवरेज हर सीट पर 79,743 वोट एवरेज है। हो सकता है किसी सीट पर ज्यादा हो,
उस लिहाज से देखिए तो फिर आप समझ पाएंगे कि दरअसल क्या इस पूरे देश के भीतर ऐसी कितनी सीटें हो सकती हैं। और उसमें जानकारी मिली कि इस देश के 15 राज्यों में 79 सीट ऐसी है जिसको लेकर ऐसी परिस्थिति लाई गई, गुजरात में सभी सीट जीत जाएंगे, राजस्थान में सभी सीट जीत जाएंगे, मध्य प्रदेश में सभी सीट जीत जाएंगे और पहली बार उड़ीसा में भी वही हालत हो जाएगी, हर जगह जीत ही जीत है। ये परिस्थितियों के बीच अब कर्नाटक में परीक्षण कल ही होना था, लेकिन झारखंड के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद सदस्य रहे शिबू सोरेन की मृत्यु के बाद, निधन के बाद कल चूंकि उनका अंतिम संस्कार है, इसीलिए कल का प्रोग्राम टला जो 8 तारीख को जाएगा। लेकिन जिस तैयारी को अब कर्नाटक में करने की तैयारी है, वहां पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल जनता का है। उसे तय करना है कि जो बताया जाएगा और जिस तरीके से बताया जाएगा उसको भरोसा जनता को होता है या नहीं। और इलेक्शन कमीशन चूंकि जवाब नहीं देता है, चाय पीने के लिए बुलाता है, इसीलिए कांग्रेस का कोई नेता वहां जाता नहीं है। सवाल सिर्फ कर्नाटक भर का नहीं है, कुछ और स्टेट्स हम बताएं, लेकिन डीके शिव कुमार ने जो कहा उसे पहले सुनना चाहिए। We have every right to raise our voice. We have every right to present whatever we feel. Whether it is right or wrong, let the people of country and the election commission decide. Before knowing that, what can BJP tell? They're saying it's illegal and illogical. Let they tell whatever they want. Let they tell. We don't want to close their mouth or stop them. They are most welcome. But at the same time, this is democracy. This is the voice of the people. You're also calling legislative. मसला सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, सवाल तो इस देश के भीतर राजनीतिक दल किसी भी मुद्दे पर कोई भी काम कर लें, संसद से लेकर इस देश की जनता के बीच जाकर पूरे सिस्टम को ही ठप क्यों ना कर दें। लेकिन चुनाव परिणाम अगर बीजेपी को जिता देगी तो उसके बाद इससे बड़ा नैरेटिव कुछ होता ही नहीं है कि चुनाव जो पार्टी जीत गई वो गलत कैसे करेगी। तो क्या लोगों के संपर्क इस दौर में डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल प्रोसेस से भी इस लिहाज से कट चुके हैं? क्योंकि जब हम शुरू का आंकड़ा आपको दे रहे थे उसमें यह समझना होगा इस देश में 97 करोड़ वोटर थे 2024 में, 97 करोड़ 60 लाख, और उसमें से 4 करोड़ 65 लाख वोटर्स अगर बढ़ गए, क्या असर पड़ता है? कोई मायने नहीं रखता। और स्टेट बाय स्टेट आपने कर्नाटक का देखा, उसके बाद हमें लगता है तुरंत महाराष्ट्र का देखना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर लोकसभा और विधानसभा के भीतर जो एक बड़ा गैप था उसको लेकर राहुल गांधी लगातार उठा रहे, कह रहे हैं महाराष्ट्र के भीतर भी परीक्षण होना चाहिए। लोगों ने भी परीक्षण करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन ने उसे नहीं माना। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में तकरीबन 82,63,000 वोट बढ़े 2024 में, 48 लोकसभा की सीटें हैं। अगर आप एवरेज निकालिएगा तो 1.72 लाख वोटर हर सीट पर। यहां पर भी परीक्षण की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि जो खास तौर से लगभग आधे 1 दर्जन के बीच की सीट है उसमें अकोला, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुगढ़, बुल्ढाना, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मावल, हटकंगले, रायगढ़, पुणे, औरंगाबाद और नागपुर। इसमें से 4-5 सीट जो है वो शिवसेना जीती और 1 सीट रायगढ़ की एनसीपी अजीत पवार जीते। बाकी अकोला, सतारा और रत्नागिरी, सिंधुगढ़, पुणे और नागपुर बीजेपी जीती। इन सीटों का अध्ययन अपने तौर पर वहां बतला रहा है कि जो 40,000 से लेकर 1,37,000 तक जो नागपुर में जीत मिली उसको लेकर एक संशय की स्थिति है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के भीतर के अंतर ने सारी कड़ियां खोलनी शुरू कर दी। तो क्या वहां पर भी गड़बड़ी हुई? क्योंकि एवरेज 1,72,000 वोट हर सीट पर बढ़े। लेकिन कमाल की परिस्थिति उड़ीसा की है। उड़ीसा में तकरीबन 42 लाख वोट बढ़े और एवरेज हर सीट पर लगभग 2 लाख वोट बढ़ गए। और इसमें हर सीट को अगर आप देखें, कंधमाल 21,000 वोट से जीत जाती है बीजेपी, जाजपुर 1,587 वोट से जीत जाती है, भुवनेश्वर, जगत सिंहपुरा, कटक, केंद्रपाड़ा, धनकेनाल, नवरंगपुर, भद्रक, क्योंझर, अक्सापुरी, ये तमाम सीटों का जो जिक्र कर रहे हैं, ये सभी अगर उस 2 लाख वोट जो एवरेज हर सीट पर बढ़ते हैं
उसकी तुलना में अगर वो वोट माइनस कर दिए जाएं, यानी शाम के 7 बजे और 8 बजे के बीच में जो इलेक्शन कमीशन बोलता है, अगर उससे हटकर परीक्षण किया जाए तो परिस्थितियां नाजुक हो जाएगी। और इसके लिए बकायदा एक पूरा का पूरा डाटा भी तैयार किया गया। हमें लगता है उस डाटा को पहले देखिए, फिर उसके बाद कुछ और राज्यों की बात हो जाएगी। दरअसल ये पूरे आंकड़े बतलाते हैं कि देश भर की 79 सीटों पर असर पड़ा है। तो क्या वाकई बीजेपी सत्ता में आ नहीं सकती थी? क्योंकि इन आंकड़ों के मुताबिक जो मुंबई की एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सबको जोड़कर जो मिलाया और उसके बाद हमारी टीम ने जो अध्ययन किया, उसमें बहुत साफ तौर पर निकाला गया कि छत्तीसगढ़ में हर सीट पर 86,752 वोट बढ़े और दायरे में कांकेर, राजनांदगांव, बस्तर, जांजगीर और सरगुजा आते हैं। राजस्थान में हर सीट पर 1,17,181 वोट बढ़े। जयपुर की ग्रामीण, कोटा, अलवर, बीकानेर, जोधपुर सीट कटघरे में है। बिहार में 29,000 वोट हर सीट पर बढ़े। उसमें सारण, अररिया और शिवहर, जहां पर जेडीयू जीते, यह भी कटघरे में आते हैं। मध्य प्रदेश के भीतर में मुरैना, भिंड, ग्वालियर हर सीट पर 71,13,000 वोट बढ़े। कुल 21 लाख वोट बढ़े। तेलंगाना में 83,600 वोट हर सीट पर बढ़े। 17 सीटें हैं लोकसभा की, खासतौर से कटघरे में महबूबनगर, मेढक और सिकंदराबाद की सीट। असम में 1,77,000 वोट हर सीट पर बढ़े। गुजरात भी अछूता नहीं है, 64,681 वोट हर सीट पर बढ़े और उसमें खासतौर से पाटन को चुना गया कि इसका एनालिसिस करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के भीतर भी 412 वोट हर सीट पर बढ़े। जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है और 2 दिन के बाद जो बढ़ जाते हैं, और आंध्र प्रदेश में भी 49 लाख वोट बढ़े हर सीट पे, तकरीबन 1,96,000, ये हर जगह बढ़ा। बड़ा सवाल यह है कि हर राज्य के भीतर मुद्दे अगर बड़े हैं और राष्ट्रीय तौर पर मुद्दे भी इस देश के भीतर बड़े हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत साफ बतलाते हैं जिस तैयारी के साथ किसी भी राज्य में, वो महाराष्ट्र हो, वो बिहार हो, वो तेलंगाना का इलाका हो, वो आंध्र का इलाका हो, वो उड़ीसा का इलाका ही क्यों ना हो, वहां के मुद्दे मायने नहीं रखते हैं चुनाव परिणामों को लेकर। और कुछ जगहों पर चुनाव के परिणामों ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां डेंट किया, वो विधानसभा में बदल जाते हैं। ये परिस्थिति इससे पहले के किसी पैटर्न में नहीं थी। तो अब आखिरी सवाल जो आकर खड़ा हो गया है कि अगर विपक्ष को अभी भी लगता है कि वह मुद्दों के आश्रय लोगों से जुड़ सकता है, तो फिर यह सिवाय सपने देखने से हटकर कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी कमोवेश हर नेता को फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 7 तारीख को आप डिनर बैठक में जरूर आइए, और हर नेता आने को तैयार भी हो गया है, क्योंकि सबको पता है अब नहीं तो फिर कभी नहीं। और 8 तारीख को कर्नाटक में जाकर इस पूरे आंकड़े को सामने रखने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो यह एक परिस्थिति है कि भारत के भीतर मुद्दों के आश्रय राजनीति चलती थी, राजनीति मुद्दों को उठाती थी, जनता से जुड़ती थी। तो क्या एक ऐसा फार्मूला इजाद किया गया चुनावी जीत का जिसमें विपक्ष की कोई हैसियत ही ना बचे, मुद्दे कोई मायने ही ना रखें, या मुद्दे उठे भी तो वो भोथरे साबित हो जाएं? शायद इस देश की डेमोक्रेसी के असल परीक्षण का वक्त इस दौर में आ चुका है, और दिल्ली की सांसें इसीलिए फूलने लगी है, क्योंकि यह परिस्थिति गुजरात मॉडल से होते हुए उसके विस्तार के तौर पर अगर दिल्ली के जरिए पूरे देश में नजर आती है, तो फिर उसके बाद आप ईडी या इलेक्शन कमीशन या इस देश के किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम लेकर यह नहीं कह पाएंगे कि दरअसल वो राजनीतिक तौर पर प्रभाव डालता है या सत्ता के लिए काम करता है। क्योंकि सत्ता ही अगर लोकतंत्र को हड़प ले तो फिर रास्ता बचेगा क्या? शायद उसके परीक्षण का वक्त इस दौर में आ चुका है, और उसकी तैयारी विपक्ष अब एक सिरे से करने लगा है। इंतजार कीजिए, चीजें सामने आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।